अब पार्ट 12 पार्ट 12 जो है हम बनाएंगे वीडियो। उसमें इससे पहले हम 301 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 500 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें 500 मतलब कि मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस के लिए पर्टिकुलर। और इसके साथ साथ आप किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन से जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे हैं वो भी बहुत काम आने वाला है इसका। और ये घटना चक्र की बुक है, ठीक। तो 302 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1923 में जेल भी गए। तो इसका उत्तर है जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वह वर्ष 1930 में जेल गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया। तो चंपारण। फिर गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो तीन कठिया मतलब क्या, 3/20 हिस्से पे आपको नील की खेती करनी थी और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। उस कर का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन बताइए, नहीं बताऊंगी मैं। फिर बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो 3/20 वही चीज़ें। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जेबी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है चंपारण आंदोलन से। अगला क्वेश्चन कि चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि बुद्धिजीवियों ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। अच्छा, क्षतिपूर्ति कर का था, जो 3 कठिया पद जो नहीं फॉलो कर रहा था उसको क्षतिपूर्ति कर का नाम था तवान, ठीक है, बता दिया मैंने। फिर अगला क्वेश्चन 307 पे कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो जेबी कृपलानी तो हैं, राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं, राजकुमार शुक्ल, यही तो हैं मेन कर्ता जो गांधी जी को आग्रह करते हैं कि आप बिहार चंपारण आइए। और राम मनोहर लोहिया 1917 के नहीं संबंधित हैं, ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो स्वामी सहजानंद ने की। अब अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होगी। एक बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन होगा, उसका क्या होगा। तो अप्रैल 1936 लखनऊ में 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू स्वामी सहजानंद सरस्वती। जैसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात पे होती है कि किसान सभा देखे नहीं और खट से सहजानंद सरस्वती, हम ये नहीं ध्यान दे पाते हैं कि जो है किस लेवल का पूछा है। और इसमें पूछे अध्यक्षता किसने की, ठीक। तो इसका उत्तर स्वामी सहजानंद है, ठीक है। लेकिन बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद थे, ठीक। और इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान VNG रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। अगला क्वेश्चन, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1920 में हुई। अखिल भारतीय व्यापार संघ MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना हुई। 31 अक्टूबर 1920 को स्थापना हो रही है AITUC की। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वही लाला लाजपत राय जी। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो MN राय जी थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक
द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 पे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र, अस्त्र में अंतर क्या होता है बताइएगा, इन दोनों में अंतर क्या है अस्त्र शस्त्र में, और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य थे। उच्चायुक्त और उसके सहायक के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित रखना। रोलेट एक्ट कब आता? 1919 में। 1919 में कब? मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित किया गया। स्वतंत्रता को जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो इसका उत्तर है रोलेट सत्याग्रह। ठीक, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर या जनरल माइकल ओ डायर ही ध्यान रखना, जनरल नहीं, क्योंकि माइकल ओ डायर बिहार वाले ज़्यादा लेके चल रहे हैं, नरसंहार कराया था। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? तो 1919 ही है। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को चलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट एक्ट की अध्यक्षता एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट नाम से जाना गया। रोलेट एक्ट के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, ये बहुत फेमस लाइन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था? तो रोलेट एक्ट। या किससे ये संबंधित था? तो रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो इसका उत्तर है बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। रोलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता सत्यपाल किचलू एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी और रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर या जनरल माइकल ओ डायर ने नरसंहार करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्या कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने त्याग दे दिया जो नाइटहुड की उपाधि है। फिर लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर का गोली से मारा गया किसके? तो उत्तर है उधम सिंह। फिर अगला क्वेश्चन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन, मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दिया गया। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है क्या? तो जिस ऑप्शन से बन रहा है उस हिसाब से जलियांवाला बाग सबसे ज़्यादा फेमस है। वर्ष 1919 भारतीय जलियांवाला बाग त्रासदी संबंधित है। 13 अप्रैल वही चीज़ है।
अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ किस दिन? 13 अप्रैल 1919। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह जी ने। फिर कब मारा? 1940 में। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं होगा? तो गांधी जी देखे थे, गांधी जी का कहना था। फिर क्या है अगला क्वेश्चन कि उसी का एक्सप्लेनेशन 23-24 नवंबर 1919 को दिल्ली में आखिरी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब अंग्रेज ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया था कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है और जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर 322 वाला क्वेश्चन कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। एक क्वेश्चन है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। मतलब इस सवाल को उत्तर ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया कि बिहार ही होगा, लेकिन ये प्रश्न क्या है? मतलब बिहार पीसीएस वो भी 2018 का प्रश्न है, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना प्रश्न है ये। और बड़ा मुझे जब ये मैं पढ़ रही थी पहले तो इतनी हंसी आई कि मैंने ऐसे भी चीजें किए थे अंग्रेज। तो यही मैंने तब लिखा था, वाह क्या प्रश्न है कि तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन है कि मैंने सरकार के राजस्व में कमी आई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में सबसे गुजारिश की कोई चीज सरकार की नहीं खरीदी जानी चाहिए, हम सहयोग ही नहीं देंगे, ठीक, हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो असहयोग, इससे इतना ज्यादा फर्क पड़ा कि सरकार का राजस्व कमी आ गया। मतलब चाहे कितने भी पियक्कड़ी लोग रहे होंगे उस दौरान, लेकिन उन्होंने मन मारकर गांधी जी का साथ दिया। अब उनको किस तरीके से, एक तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रखे होंगे कि मैं नहीं पीऊंगा, मैं भी आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। फिर कई लोग तो फिर इस तरीके से इतिहास में दर्ज भी नहीं हो पाएंगे होंगे कि स्वतंत्रता सेनानी थे शराब न पीकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था ये। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान व प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, ताकि जब दो लोग एक साथ मिल गए तो उसका प्रभाव होता है ना, 1 और 1 11, ये कहावत यही कहती है। यही खिलाफत आंदोलन 1 और 11 का बहुत सही प्रयोग है। तो अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता था। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है 324, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में। इसका एक्सप्लेनेशन है कि वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग पर स्तंभबंदी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920। फिर वही क्वेश्चन है
की प्रारंभ किया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। राहुल सांकृत्यायन मतलब देखिए संस्कृत बोल रही हूँ उन्हें। बचपन से हमको गलत बताया गया है कि सांकृत्यायन ऐसे लिखते हैं, सांकृत्यायन, ये गलत है। बहुत समय तक ये ग्रेजुएट हो गए तब तक ये लगता था कि सांकृत्यायन से, लेकिन ये सही नहीं है, सही सांकृत्यायन है। ठीक है, और किस जिले के? छपरा जिले के। फिर अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन 1893 और 1963 ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वह वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा दामोदर दास रख लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्हें जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में ये छपरा डीसीसी के अध्यक्ष चुने गए। इंटरेस्टिंग बात है कि ये यूपी के थे, लेकिन छपरा में काफ़ी काम किए। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 या 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की तथा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी ने इस घटना को हिमालय की भूल जैसी संज्ञा दी। फिर किस घटना का गांधी जी ने असहयोग आंदोलन? तो चौरी चौरा कांड। कब हो रहा है चौरी चौरा कांड? तो ये हो रहा है 12 फरवरी 1922 को, जो स्थगन का बात कर रहे हैं। घटना हो रही है 4 फरवरी 1922 को, जब गांधी जी वापस ले रहे हैं असहयोग आंदोलन को, तो वो डेट थी 12 फरवरी 1922। ये रहा, क्या लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन में कि क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया इनकी किताब थी। इसके अलावा कौन कौन है? नवजीवन है, ठीक, और हरिजन पत्रिका है, में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 ही दिन बचे थे? तो इसका सही उत्तर जयप्रकाश नारायण जी। अच्छा, वीडियो हो गई है 17 मिनट लंबी, 15 मिनट रखते थे। तो इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।